जय हिंद दोस्तों, सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज हमारा इकोनॉमिक्स की 14वीं क्लास है। ठीक है, ये हमारे हिंदी में हमारे द्वारा लिखा गया इकोनॉमिक्स की सब नोट्स हैं और इसे आप लोग भी अपने हाथों से लिखिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऑडियो में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ऑडियो में सेव कर लीजिएगा। आप काम करते हुए, कोई भी जाते हुए ईयरफोन लगाकर या किसी भी माध्यम से अपने सुनते रहिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है टॉपिक हम लोग का साफ्टा किसे क्या होता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। ठीक है, साफ्टा का कितने देश मिलकर किए थे? 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। ठीक, नवंबर 2005 में संघ के 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। ठीक, 1985 में और किसका स्थापना हुआ था? सार्क का। सार्क का, ठीक है, द 6 से जिसे कहते हैं, उसमें भी 8 सदस्य हैं, यही सब हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा। और नाफ्टा क्या होता है? इसको 1993 में 3 देश, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की राष्ट्रीय विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक, 1 जनवरी 1994 को लागू किया गया था नाफ्टा। नाफ्टा में 3 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, नाफ्टा में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इसका स्थापना वर्ष कब है? 1 जनवरी 1994। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये सब व्यापार संबंधित समझौते हैं। ठीक है, जितने भी पढ़ाएंगे इसमें व्यापार संबंधित समझौते हैं सब। अब देखते हैं एफपीओ क्या होता है। उससे पहले जानते हैं फैसाई क्या होता है। फैसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाने वाले वस्तु पर लगा रहता है इसका। ठीक, आईएसआई क्या होता है? भारतीय प्रमाणीकृत चिन्ह होता है। 1955 से चालू किया गया था इसे। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसका फॉर्म है। औद्योगिक उत्पाद के लिए इसे लाया गया था। इसका चिन्ह क्या है? देख, नोट कर लीजिएगा। इसका चिन्ह, सॉरी, इसका चिन्ह है। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक, इसी तरह से इसका चिन्ह हॉलमार्क लगा रहेगा। और एफपीओ क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर फलों के लिए एफपीओ होते हैं। अब देखिए, खाने वाले वस्तु के लिए क्या था? फैसाई। उसके बाद औद्योगिक उत्पाद के लिए क्या था? आईएसआई मार्क होता है। और फलों के लिए क्या होता है? एफपीओ, फूड प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक, हॉलमार्क क्या होता है? प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि पर गुणवत्ता का चिन्ह होता है। अर्थात कोई भी आप लेंगे सोने वस्तु, सोने का, चांदी, रजत, किसी का भी लेंगे, प्लेटिनम का कोई भी वस्तु लेंगे तो उस पर हॉलमार्क लगा रहता है। ठीक, जो कि चिन्ह होता है, उसकी गुणवत्ता का प्रदर्शन करता है कि ये वस्तु अच्छी गुणवत्ता की है या नहीं। ठीक, इको मार्क क्या होता है? पर्यावरण के लिए क्या, कौन सा मार्क लगता है? इको मार्क। बीएस, भारत स्टेट क्या, प्रदूषण के लिए बीएस लगता है। गाड़ियों धुओं के लिए कौन सा मार्क देते हैं हम लोग? बीएस मार्क देते हैं। ठीक, आईएसओ क्या था? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सामानों के लिए लगता है इंडियन स्टैंडर्ड और आईएसओ मार्क। प्रबंधन के क्षेत्र में 901, प्रबंधन पर्यावरण के क्षेत्र में 14,001, प्रबंधन अनुसंधान के क्षेत्र में 92,002, प्रबंधन स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में 18,001, प्रबंधन सुरक्षा के लिए 27,001। ये सब कोड हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया जाने में किन किस क्षेत्र में लगता है उनका कोड भी दिया हुआ है। प्रबंधन के क्षेत्र में अगर लगेगा एसओ तो 9,001 लगेगा। अब प्रबंधन पर्यावरण के क्षेत्र में 14,001, प्रबंधन अनुसंधान के क्षेत्र में 92,002, प्रबंधन स्वास्थ्य के सुरक्षा के क्षेत्र में 18,001, प्रबंधन सुरक्षा के लिए 27,001। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा कोड को। आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क सामानों की सुरक्षा के लिए लगता है मार्क। बीएस मार्क भारत स्टेट मार्क प्रदूषण के चेक कर लेता है। इको मार्क पर्यावरण के लिए। हॉल मार्क सोना, चांदी, रजत, प्लेटिनम के लिए लगता है। और एफपीओ फलों के लिए लगता है। फूड प्रोडक्शन ऑर्डर। आईएसआई मार्क जो होते हैं औद्योगिक उत्पाद के लिए लगते हैं। और फैजाई जो होते हैं खाने की वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब इनके संबंध में कुछ समितियां बनाई गई थी।
अब समितियाँ कौन कौन सी है पहले जान लेते हैं हम लोग। पहले नंबर पे है लघु उद्योग, इसके लिए कौन सी समिति थी? आबिद हुसैन समिति, ठीक है। दूसरे पे चीनी उद्योग, इसके लिए महाजन समिति। तीसरे पे रुपये में परिवर्तनशीलता लाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? मल्होत्रा समिति, ठीक। औद्योगिक लाइसेंस के संबंध में कौन सी समिति बनाई गई थी? दत्ता समिति। प्रत्यक्ष कर के संबंध में कौन सी समिति बनाई गई थी? वांचू समिति। और अप्रत्यक्ष कर के लिए रेखा समिति का निर्माण किया गया था। और कर में सुधार लाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? केलकर समिति बनाई गई थी। और फिर दोबारा बनाया कौन गया था कर सुधार के लिए? राजचलया समिति, ठीक। कृषि कर में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? राजमन्नार समिति। और भुगतान संतुलन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? रंगराजन समिति, ठीक है। IMF लोन देता है भुगतान संतुलन के लिए, है किसी देश का अगर भुगतान संतुलन गड़बड़ हो गया तो उसको सुधारने के लिए, संतुलन लाने के लिए IMF लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन देता है IMF, जो शॉर्ट टर्म देता है। अब भुगतान संतुलन में दृश्य अदृश्य दोनों व्यापारों को शामिल किया जाता है, ठीक। अब बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? नरसिंघम समिति। RRB की संख्या सीमित रखा जाए, इनका जो था रिपोर्ट उसमें लिखा गया था RRB की संख्या जो है सीमित रखा जाए, क्षेत्रीय बैंक होती है जो उसकी संख्या सीमित रखा जाए, ठीक। बैंकिंग सुधार के क्षेत्र में फिर से कौन सी समिति बनाई गई थी? गायपुया समिति बनाई गई थी। इसका केंद्र राज्य संबंध और मजबूत बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? सरकारिया समिति, ठीक। फिर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? मीरा सेठ समिति, ठीक। एक बार फिर से समझ लेते हैं कौन कौन सी समिति थी। लघु उद्योग के लिए अवधि हुसैन समिति, ठीक, पढ़ा है। उसके बाद चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महाजन समिति, ठीक। फिर रुपये में परिवर्तनशीलता लाने के लिए मल्होत्रा समिति। औद्योगिक लाइसेंस के लिए दत्ता समिति। उसके बाद प्रत्यक्ष कर के लिए वांचू समिति। अप्रत्यक्ष कर के लिए रेखा समिति। कर में सुधार लाने के लिए केलकर समिति। फिर से कर के में सुधार लाने के लिए दो समितियां बनाई गई थी, केलकर समिति और राजचलया समिति। दोनों समितियां कर में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी, ठीक। फिर कृषि कर के लिए राजमन्नार समिति का बनाया गया था। और भुगतान संतुलन के लिए रंगराजन समिति, ठीक। भुगतान संतुलन में लाने के लिए कौन देता है लोन? IMF लोन देता है, ठीक। ये शॉर्ट टर्म लोन देता है अल्पकाल के लिए। अब भुगतान संतुलन दृश्य अदृश्य दोनों मत आती हैं, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बैंकिंग सुधार के लिए कौन कौन सी दो समितियाँ बनाई गई थी? नरसिम्हा समिति और गायपुरिया समिति, ठीक। नरसिम्हा समिति अपने रिपोर्ट में लिखे थे कि RRB की संख्या को सीमित कर रखा जाए। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध को बढ़ावा देने के लिए कौन समिति बनाई गई थी? सरकारिया समिति का निर्माण किया गया था, ठीक। उसके हथकरघा के लिए मीरा सेठ समिति का निर्माण किया गया था। समझ में आया? नोट कर लीजिएगा सबको। उसके बाद प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि PF क्या होता है इसको जान लेते हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म होता है, सिक्योर रिस्क फ्री होता है, सिक्योर होता है, रिस्क फ्री होता है, ठीक है। ऑटो होता है, सोशल सिक्योरिटी इसमें मिलती है हम लोग को। भविष्य निधि जो कि आज पैसा जमा करते तो भविष्य आपको मिलेगा, ठीक है। EPF क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी EPF की, ठीक है। EPFO इस पर नज़र रखती है। और EPF पे कौन नज़र रखती है? EPFO नज़र रखती है। PF जो होते हैं 12% सैलरी से काट लिया जाता है। जब सैलरी आपको मिलती है हाथ में, उससे पहले सैलरी में से काट लिया जाता है 12%, ठीक है। इस पर ब्याज 8 से 9% मिलता है लगभग। इमरजेंसी में PF निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका मैच्योरिटी कब होता है? 15 साल पे होता है, ठीक। सरकारी कंपनी 1992 में से PF, ठीक है। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। निजी कंपनी कौन सी देती है? 1968 से PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और सरकारी कंपनी 1952 से कौन सी फंड देती है? EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दोनों को नोट कर लीजिएगा। सरकारी कंपनी रहेगी तो 1952 से चालू की है, क्या किया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेकिन जो निजी कंपनी है, ठीक है, इसमें क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड जारी करती है, ठीक है। EPF PPF प्राइवेट कंपनी है तो PPF और सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है तो EPF, ठीक है। वैसे ये निजी कंपनी में कितने सदस्यों की संख्या थी? कल पढ़ाए थे हम लोग, न्यूनतम 2, अधिकतम 200। सरकारी कंपनी है तो इसमें 51% से ज़्यादा हिस्सा या 50% से ज़्यादा हिस्सा सरकार की होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, ठीक है। और यही सहकारी कंपनी होती तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 और मैक्सिमम उनके अंश में जितने अंश होंगे, पूंजी में जितने अंश बने होंगे उतने हिसाब असीमित कर सकते हैं इसे, ठीक है। अपने हिसाब से बना सकते हैं जितना भी अंश होगा उसका।
नेक्स्ट टॉपिक है एनपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम। 2004 से इसको शुरुआत किया गया था। इस क्या होती है देखिए, इसमें एज जो होती है 18 से 65 रखा गया है। इस पर ब्याज 9 से 10% मिलता है लगभग। वर्तमान में देख लीजिएगा आप लोग, ऐच्छिक होता है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। मेजोरिटी 60 साल पे उसका पूरा होता है, 60 साल आपकी उम्र होगी तो इसका एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पैटियल विथ ड्रॉवेल जो होता है 5 साल के बाद निकाल सकते हैं, अर्थात इसमें जब पैसा जमा जिस दिन से शुरू कर रहे हैं, अगर इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए तो 5 साल बाद इसमें से पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तरलता बहुत कम होता है इसमें, अर्थात मुद्रा का प्रभाव जो होता है बहुत कम होता है। रिस्क हाई रिस्क होती है इसमें, ठीक। कम अगर जमा करें कंपनी भाग गई या कुछ भी हो सकता है तो इसमें हाई रिस्क होता है। और ऋण दायित्व शून्य होता है। टैक्स नो टैक्स होता है, ठीक है, सब फ्री होता है, इसमें टैक्स नहीं दिया जाता है। अब शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि पीएफ में ब्याज किस में कितना कितना मिलता है लगभग। पीपीएफ जो होते हैं तो पब्लिक का और निजी कंपनी के लिए उसमें 7 से 8% ब्याज मिलता है लगभग, ठीक है। और ईपीएफ जो होता है उसमें 8 से 9% ब्याज मिलता है। और एनपीएफ जो होती है इस पर 9 से 10% ब्याज मिलता है। ये 3 होती हैं, पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएफ। पीपीएफ में 7 से 8% ब्याज, ईपीएफ में उससे ज़्यादा थोड़ा सा 8 से 9% ब्याज, और एनपीएफ में उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा 9 से 10% ब्याज। सबसे अधिक इसमें मिलता है, सबसे कम इसमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेच्युटी क्या होती है उसको जान लेते हैं हम लोग। ग्रेच्युटी एक्ट होती है 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। ये एक्ट कब आया था? 1972 में। कम से कम 5 साल एक ही कंपनी में कार्यरत हो, इसका कंडीशन क्या है? कम से कम 5 साल एक ही कंपनी में कार्यरत हो। ग्रेच्युटी 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी होता है जो साल के लास्ट में मिलता है। अर्थात अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से अधिक कार्य कर रहे हैं तो आपको साल के लास्ट दिन में 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। इसी को ग्रेच्युटी कहते हैं, ठीक है। ग्रेच्युटी किसे कहते हैं? जो कोई भी वर्कर है किसी भी कंपनी में अगर 5 साल से अधिक वो कार्य करत है उस कंपनी में, तो उसको वर्ष के अंत में अर्थात 31 दिसंबर को, कैलेंडर वर्ष के अंत में अगर 31 दिसंबर ले या फिर वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च में, तो 31 मार्च को उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगा उसको, ठीक है। ग्रेच्युटी निकालते किसके कैसे, उसका फार्मूला क्या है? सैलरी प्लस डीए को जोड़ लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू टेन्यूर, डिवाइड करते हैं 26 डे से डिवाइड करते हैं, 26 डे लेते हैं, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं, जितना आएगा इसका ग्रेच्युटी हो जाएगा। सरकार प्राइवेटेड लिमिटेड कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी हो तब मिलता है, ठीक है। सरकारी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर 10 से अधिक कोई कर्मचारी इसमें है कार्यरत, तो उस कंपनी में अगर कोई वर्कर 5 साल से अधिक कार्य कर रहा है तो उसको लास्ट में 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, ठीक। ग्रेच्युटी का मतलब समझ में आया सबको? जिसमें कि 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी जो देते हैं साल के अंत में, उसी को ग्रेच्युटी कहते हैं। हम जान लेते हैं इंडस्ट्री में कोर सेक्टर क्या कौन कौन से होते हैं। 8 कोर सेक्टर में बांटा गया है इंडस्ट्री को। गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, आयरन और स्टील हो गए, उसके बाद कोल हो गया, बिजली हो गए, सीमेंट हो गया, उसके बाद फर्टिलाइज़र हो गए, ठीक। ये 8 सेक्टर में इंडस्ट्री को बांटा गया है, इस कोर सेक्टर में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से? गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील, कोल, बिजली, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र, ठीक। ये 8 सेक्टर में समझ में आया सबको? 8 सेक्टर में इंडस्ट्री को कोर सेक्टर में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद क्लर्क क्या होता है, कुछ क्लर्क के अनुसार, ठीक है, लाभ की गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर क्लर्क ने दिया है, ठीक। लाभ के गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? प्रोफेसर क्लर्क ने। इनके अनुसार लाभ स्थिर नहीं रहता है बल्कि यह गतिशील होता है, ठीक। लाभ की गतिशीलता अर्थात लाभ स्थिर नहीं है, वह गतिशील होता रहता है, ठीक है, अर्थात बदलता रहता है, ठीक। कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ठीक। इस किसने दिया था? प्रोफेसर क्लर्क ने दिया था। उसके बाद बाजार कीमत का सिद्धांत, ये किसने दिया है? मार्शल जिल ने दिया है। बाजार कीमत का सिद्धांत मार्शल जिल ने दिया है। इनके अनुसार बाजार कीमत अति अल्पकालीन होता है, अर्थात कम समय में वो बदलता रहता है बाजार की कीमत, ठीक। उसके बाद शुम्पीटर जी ने आए, उन्होंने क्या दिया है? बाजार के नवाचार का सिद्धांत किसने दिया है? शुम्पीटर ने दिया है। बाजार के नवाचार का सिद्धांत किसने दिया है? शुम्पीटर ने दिया है, प्रोफेसर शुम्पीटर ने। इनके अनुसार पुरानी वस्तु के आधुनिकीकरण करके लाभ कमाया जा सकता है, अर्थात कोई भी पुरानी वस्तु है उसमें
कुछ सुधार करिए, उसमें आधुनिकीकरण, नए नए फीचर डालिए, उसके बाद उससे लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, इनके अनुसार नवाचार का सिद्धांत, बाजार के नवाचार का सिद्धांत सुम्पेटर ने दे दिया। ठीक, अब बिक्री लागत किसे कहते हैं? विज्ञापन पर खर्च को बिक्री लागत कहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु का या किसी प्रोडक्ट का जितना विज्ञापन पर खर्च करेंगे वही उस वस्तु का बिक्री लागत होगा। ठीक, ना नवसान वस्तु किसे है? नाशवान वस्तु किसे कहते हैं? बहुत ही जल्द नष्ट होने वाली वस्तु को नवासान वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु को मूल्य बहुत ही जल्दी परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे सब्जी हुई, ठीक, ब्रेड हुआ 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके डेट ऑफ एक्सपायरी डेट हो जाएगा। तो ये सब जितने जल्दी कम समय में जो वस्तु नष्ट होने वाली है उससे नवासान वस्तु कहते हैं। ठीक है, लॉकआउट या छटनी किसे कहते हैं? जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को घटाने लगती है या फिर बाहर निकाल देती हैं तो उसे छटनी कहते हैं। ये सिर्फ किसी विपत्ति या फिर जब कंपनियां लॉस में जाती हैं या सीजन मौसमी कंपनी होती हैं तो क्या करती हैं कि जब वर्कर का डिमांड कम होती है या फिर उसे कम काम मिलता है तो क्या करते हैं, अतिरिक्त जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको निकालने लगती है, तो उसी को छटनी कहते हैं। ठीक, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास, विस्तार किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अर्थात कोई भी कंपनी है, ठीक है, या फिर घरेलू प्रोडक्ट है, इसका अपने देश तक सीमित नहीं रहता है, उसको विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। या बहुत बड़े संसार में पूरे विश्व, मतलब पूरे संसार में वृद्धि, विकास, विस्तार उस प्रोडक्ट का करते हैं हम लोग, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, अब इंडिया में वैश्वीकरण के फादर किसे माना जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। ठीक है, जो कि 1991 में लाए थे LPG। ठीक, उसमें मुख्यमंत्री उसमें वित्त मंत्री कौन थे? आपके मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इन्हीं दोनों को प्रधानमंत्री को थे पीवी नरसिम्हा राव थे। इन दोनों की मदद से LPG लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इतनी लागू किया गया था 1991 में। ठीक, चलिए ठीक है, क्लास पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, इससे जो नोट्स है आप लोग अपने हाथों से अपने कॉपी पर लिखिए। ठीक है, उसके बाद रिवीजन करिए और इस वीडियो को ऑडियो रूप में रिकॉर्ड कर आप सुन कर इसको दोहरा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।